सिम्टम्स हैं तो वो हाइपोमेनिया क्या रोगी उसको काउंट कर सकते हैं। बट हाइपोमेनिया को डायग्नोस करना या आइडेंटिफाई करना काफी टफ होता है, बहुत कठिन कार्य है। कई बार तो इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक भी परेशान हो जाते हैं। हाँ, तब हम लोग बात कर रहे थे कि बाइपोलर 1 की। तो बाइपोलर 1 में उसको हम लोग बाइपोलर 1 काउंट मतलब बाइपोलर 1 डायग्नोस करेंगे। इसमें होगा क्या कि फुल मेनिया और फुल डिप्रेशन होगा। ठीक है, मेनिया के सारे सिम्टम्स होंगे, एटलीस्ट 5 या 4 जो उसको करना चाहिए वो होंगे, और डिप्रेशन के भी। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर 2। तो बाइपोलर 2 में डिप्रेशन तो फुल होगा, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होगा, बट जो मेनिया का फेज होगा वो होगा हाइपोमेनिया, यानी 4 दिन वाला डायग्नोसिस क्राइटेरिया। तो इसको हम लोग बाइपोलर 2 मूड डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। इसमें डिप्रेशन के वो सारे सिम्टम्स होंगे जो हमने पहले बताया था आपको। नींद नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगी, इंटरेस्ट नहीं होगा कि उन चीजों में जिसमें पहले बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता था, रोने का मन करेगा, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा। ठीक है, और हाइपोमेनिया के सिम्टम्स भी इसमें दिखेंगे। जैसे कि मेनिया वाला होता है बहुत ज्यादा बात करने में उसको अच्छा लगता है, हाँ इसको उस तरीके के नहीं, हाँ मगर इसको भी बात करने में अच्छा लगेगा। ये हो सकता है कि जैसे उसको 2 घंटे में फ्रेशनेस फील होने लगता है, इसको 4 घंटे में फ्रेश फील हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है बाइपोलर का, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोथेमिक या साइक्लोथेमिया। साइक्लोथेमिया को हम बोल सकते हैं कि माइल्डर वर्जन ऑफ बाइपोलर 1। मीन्स कि यदि हम लोग सीधी लाइन मान ले तो ये थोड़ा सा मेनिया, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा मेनिया, थोड़ा सा डिप्रेशन। ठीक है, इसमें ये चलता रहता है। हाँ बोलिए सर। उस समय से कनेक्ट नहीं हो रहा था तो अभी फिर सर बोले हैं तो हुआ है, थोड़ा बता दीजिएगा कुछ। बता ही रहे हैं, लास्ट में हम कंसीडर वर्जन ऑफ बाइपोलर 1 मीन्स कि इसमें डिप्रेशन भी थोड़ा कम होगा और मेनिया भी थोड़ा कम होगा। और इसको भी थोड़ा सा डायग्नोसिस करने में कई बार दिक्कत होता है। अभी हम आपसे केस हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें इसको भी डायग्नोस करने में 2 साल का समय लगता है। अब जिसको डायग्नोस करने में चाहे डायस्थेमिया हो चाहे साइक्लोथेमिया हो, इसको दोनों को डायग्नोस करने में 2 वर्ष का समय लगता है। जब 2 वर्ष तक व्यक्ति इससे गिराता है तो व्यक्ति को लगता है मन उदास रहने लगता है। बहुत लंबे समय तक हो तो ऐसे नहीं कि बहुत गर्मी है और अच्छा मौसम हो गया तो मन उदास रहेगा। बहुत लंबे समय तक यदि सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो ठंडियों में लोगों का मन उदास रहने लगता है। इसके अपोजिट में जब ये फरवरी से हम लोग निकलते हैं मार्च की तरफ तो व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो मूड डिसऑर्डर में मौसम का भी एक बहुत रोल होता है। जैसे ही आपका क्या बोलते हैं छठ और दिवाली आता है तो व्यक्ति में डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सपोज दैट कि कोई बिहार का कोई बाहर जॉब करने गया और छठ में अपने घर आया और उसके घर में उसकी माता जी या जो भी हैं, और वो आया तो देखा कि मम्मी या जो भी है वो रो रही हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो इरिटेट हो रही हैं, उनको नींद नहीं अच्छे से आ रही है। तो ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। और इसके अपोजिट में कि जैसे ही आप बसंत पंचमी से निकल कर आगे बढ़ते हैं होली की तरफ या मार्च की तरफ तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगने लगता है, बहुत एनर्जाइज फील करने लगता है, बहुत उसको हर काम में बहुत एकाग्रचित करके करता है और साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि कोई एक हिस्ट्री हम लोग समझ लें इसको कि कोई एक व्यक्ति है और
और वो किसी से मिलता है और बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा बचपन कुछ वजह से खराब हो गया। होता क्या था कि मेरे दादाजी जो थे वो नॉर्मली तो बड़े अच्छे होते थे, बट जैसे ही मार्च वार्च शुरू होता था वो हमें पीटने लगते थे। उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा बात करने लगते थे, बहुत त्वरित डिसीजन लेते थे। और ऐसे तो नॉर्मली वो कुछ नशा वशा नहीं करते थे, बट उस दौरान वो कुछ तंबाकू या इस तरह का सेवन करने लगे। और इसके अपोजिट जैसे ही वो छठ आता था वो रोने लगते थे और उनको किसी काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि जब तेजी की अवस्था में थे, मतलब मेनिया के फेज से थे, तो हमको पीटते भी थे, घर में चिल्लाते भी थे, बट इस अवस्था में वो हमको नहीं पीटते थे। तो चलो हम लोग को ये लगता था कि चलो अच्छा है, कम से कम जो कर रहे हैं अपना अकेले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से बाइपोलर 1 का उदाहरण कि फुल डिप्रेशन आया और फुल मेनिया है, फुल मेनिया के बाद फुल डिप्रेशन। इसी तरीके से कोई और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, ये होता क्या है बहुत लंबे समय तक 20-20 साल बाद भी पता चलता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है ना कि नहीं सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। अब मेनिया के साथ सबसे अच्छी पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति इतना अच्छा फील करने लगता है कि मार्केट गया तो आपके लिए अपने लिए कार खरीदा तो आपके लिए बाइक भी लेता आया, तो घर वाले भी खुश कि चलो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और चलो 2-4 बात बोल ही दिया तो क्या हुआ, सब एडजस्ट हो जाता है आपस में। तो इसी से और बाइपोलर 2 जैसे कि हमने बताया कि इसमें मेनिया का जो होगा फेज थोड़ा छोटा होगा। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन फुल बट मेनिया छोटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइक्लोथेमिया के बारे में हमने आपको बताया कि डिप्रेशन भी कम होगा और मेनिया भी कम होगा, और इसको भी डायग्नोसिस होने में 2 साल का समय चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं हम लोग कि ये डिप्रेशन होता क्यों है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में पढ़ाया गया होगा कि न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में न्यूरोट्रांसमीटर यानी कुछ बायो केमिकल सब्सटेंस जो हमको मतलब हेल्प करते हैं कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। तो डिप्रेशन के केस में बहुत सारी स्टडी की गई जिसमें बताया गया कि सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन, इसके अलावा कुछ स्टडी डोपामाइन पे भी है। मुख्यतः 2 पे ज्यादा फोकस किया गया है, जहां अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन मतलब अमेरिका में काम हो रहा था नॉरपेनेफ्रिन पे। तो वो कह रहे थे कि नॉरपेनेफ्रिन का अमाउंट जैसे कम हो जाता है व्यक्ति में डिप्रेशन देखा जाता है। नॉरपेनेफ्रिन का यदि अमाउंट कम होता है किन्हीं कारणों से तो व्यक्ति में डिप्रेशन की अवस्था देखी जाती है, और इसकी अमाउंट जब बढ़ता है तो व्यक्ति में मेनिया देखा जाता है। और ब्रिटेन में भी कुछ काम हो रहा था ब्रिटिश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा, तो उन लोगों ने कहा कि नॉरपेनेफ्रिन के इक्विवेलेंट ही हमारा सेरोटोनिन भी वर्क करता है। मतलब सेरोटोनिन की जब मात्रा गिरती है तो व्यक्ति में डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जाते हैं, व्यक्ति को रोने का मन करता है, व्यक्ति को काम में मन नहीं लगता है। ठीक है, तो जैसा कि डिप्रेशन में देखा जाता है कि 1% नॉर्मल बाइपोलर की यदि हम बात करें तो 1% नॉर्मल व्यक्ति में होने की संभावना रहती है, मगर उसका यदि पास हिस्ट्री है, मतलब उसके पास हिस्ट्री उसके रिलेशन में या उसके पूर्वज में किसी को रहा है तो ये बढ़ के 4 से 25% हो जाता है। यदि जेनेटिकली यदि हम बात करें तो यदि किसी को होता है तो 4 से 25% बाइपोलर होने की संभावना है। ट्विंस की बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 100% सिमिलर माना जाता है, उनमें होने की संभावना 70% होती है। मतलब आइडेंटिकल ट्विंस सिंपली आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और ऐसे में जो बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ के 70% हो जाती है। इसके विपरीत यदि वो फेटर्नल ट्विंस है, मतलब एक बॉयज और एक गर्ल है, तो ये डिप्रेशन बाइपोलर होने की मूड डिसऑर्डर होने की संभावना 25% मात्र रह जाती है।
ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ डिप्रेशन की यदि हम बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति में होने की संभावना ये 5 से 10% होती है, मगर जब रिलेटिव आपके रिलेटिव या पूर्वज में कभी किसी के होता है तो उनमें इसकी संभावना 20% तक बढ़ जाता है, मतलब रिस्क फैक्टर 20% हो जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस में ये आपका 47-43% के आसपास रिसर्चेस में देखा गया है, और फ्रैटर्नल ट्विंस के केस में 20% तक होता है कि डिप्रेशन पाया जाएगा। यदि एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, दोनों बॉयज हैं, तो उनमें संभावना होगी 43% होगा, और एक बॉयज और एक गर्ल है तो उनमें संभावना होगी 20% होगा। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का भी डिप्रेशन में कुछ भूमिका रिसर्चर्स में देखा गया है। जब जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है, जब ऐसे व्यक्ति के ब्रेन को स्टडी किया गया तो पाया गया कि इनके जो फ्रंटल लोब हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर का फ्रंटल लोब, साथ में सेरेबेलम के जो ब्लड फ्लो रेट्स है, ठीक है, जो हमारे खून के प्रभाव होने की जो गति है उसमें परिवर्तन देखा गया, मतलब स्लो है या हाई है तो डिप्रेशन होता है। नॉर्मली स्लो होता है, मतलब स्लो के केस में ज्यादा डिप्रेशन देखा गया, और मेटाबॉलिक रेट्स में भी क्या बोलते हैं, चेंजेस की वजह से डिप्रेशन को देखा गया है। ये तो हमारा हो गया कि बायोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या। हम इटोलॉजी की आपकी बात कर रहे हैं, इटोलॉजी में बायोलॉजिकल में आपका न्यूरोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक्स है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इसका दूसरा यदि भी पॉइंट हम देखते हैं, इसको हम लोग साइकोडायनेमिक बोलते हैं। तो साइकोडायनेमिक में एनाटॉमिकल क्या हुआ? एनाटॉमिकल में मतलब कि जो आपका जो मस्तिष्क के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर हैं, उसके अंदर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हाइंड ब्रेन में आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, तो वहां से आपका हाइंड ब्रेन का सेरेबेलम, और फोर ब्रेन का जो आपका है, जैसे आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स को फर्दर 4 लोब में डिवाइडेड करते हैं, तो फ्रंटल लोब और सेरेबेलम में यदि मेटाबॉलिक रेट में कुछ दिक्कत है, ठीक है, और नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं है तो डिप्रेशन होता है। तो देखा गया है कि डिप्रेशन के केसेस पाए गए हैं इस केस में। चलिए अब हम लोग बोलते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच की तरफ। साइकोडायनेमिक अप्रोच जैसा कि फ्रायड ने बताया था कि जब व्यक्ति के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के फेज से होकर गुजरना पड़ता है। 5 उन्होंने स्टेजेस बताएं, ठीक है। किसी भी स्टेज पर यदि व्यक्ति का जो ग्रेटिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है तो वो व्यक्ति उसी स्टेज पर फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट स्टेज पर ही फिक्स हो गया, मीन्स की कह सकते हैं कि जब उसको जरूरत थी कि ब्रेस्ट फीडिंग की या कुछ ओरल स्टिमुलस की, उस समय उसको नहीं मिला, ठीक है, तो उसकी एनर्जी वहीं पे फिक्स हो गई। किसी को उसके आगे एनल पे फिक्स हो सकता है। दोनों ही केस में या तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो, मतलब बहुत कम मिले, परेशान रहने लगता है, दुखी रहने लगता है, और इस प्रकार से वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो कुछ लोग अपने आप को बनाते हैं या सिंबल बना लेते हैं कि यदि ये मेरा मार्क्स कम आया है हाई स्कूल में तो मेरी मम्मी हमसे प्यार करना कम कर देगी, मेरे पिताजी हमको ये देने वाले थे, ये मेरा लॉस हो गया, तो वो भी उसको लॉस से कंपनसेट करते हैं, लॉस से अपने कंपेयर करते हैं, और वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वो भी एक फैक्टर उनके लिए होता है कि मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरा तो हानि हुआ, समाज में जो हमको सम्मान मिलने वाला था, सेल्फ स्टीम उनका लो हो जाता है। ऐसे सेल्फ स्टीम जो लो होता है ये डिप्रेशन के लिए सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लो सेल्फ स्टीम ही डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा मेन वजह है, ठीक है। चलिए हम लोग एक और व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल व्यू पॉइंट। बिहेवियरल व्यू पॉइंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो व्यवहारवादी अप्रोच है ये कहता है कि कोई किसी भी चीज को लर्न करने के लिए रिइंफोर्समेंट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। मतलब कि रिवॉर्ड व्यक्ति को सीखने में मदद करती है। मगर डिप्रेशन में क्या होता है कि व्यक्ति
जो रिवॉर्ड से सीखना था, उस रिवॉर्ड की वैल्यू व्यक्ति के लिए धीरे धीरे कम हो गई। जैसे सपोज दैट कि किसी को एक चॉकलेट से बचपन में हम लोग सीख लिए कि हाँ 1 2 काउंटिंग ये होता है। इसी तरीके से कोई भी एक रिवॉर्ड है और व्यक्ति की उस रिवॉर्ड की इन्फोर्समेंट जो क्षमता है सकारात्मक व्यवहार को सीखने के लिए, उस क्षमता में धीरे धीरे कमती होते जाता है। और वो क्षमता कम हो गया तो व्यक्ति और कम सकारात्मक व्यवहार किया, और सकारात्मक व्यवहार कम किया तो फिर से इन्फोर्समेंट कम हो गया, और ये साइकिल चलती रहती है। और व्यक्ति में फिर से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं, क्योंकि आप सोशली इंटरेक्ट करोगे नहीं, सकारात्मक आप व्यवहार करेंगे ही नहीं आप लोग, तो जाहिर सी बात है आप अकेले पड़ जाएंगे। आप उस तरीके से एनर्जी फील नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी भी आप उस तरीके से नहीं फील करेंगे। तो व्यवहारवादी अप्रोच में बेसिकली इन्फोर्समेंट की बात की गई, रिवॉर्ड की बात की गई, और बताया गया कि जो रिवॉर्ड की जो क्षमता थी सकारात्मक व्यवहार को सीखने के लिए, वो धीरे धीरे कम होती जाती है किसी व्यक्ति के लिए। जिस व्यक्ति के लिए ऐसी क्षमता कम होती जाती है उसमें डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव व्यू पॉइंट की तरफ, यानी संज्ञानात्मक विचारधारा की तरफ, जो डिप्रेशन के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारधारा मानी जाती है। इन लोगों सर कितना बजे तक ऑनलाइन क्लास चलेगा? बेटा अभी 10 से 15 मिनट है, 1 बजे तक है क्लास। ठीक है सर। हाँ, देखिए ये मूड डिसऑर्डर है, और छोटा सा है कविता, आप जानते ही होंगे, मन के हारे मन और मन के जीते जीत। तो जिसके फॉल्स बिलीव हो गया किसी भी फैक्टर्स को लेके, ठीक है, जैसे कि किसी भी घटना के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, ठीक है, ये कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, तो या आप इरेशनल थॉट करने लगे, जिससे कि बेक ने बताया भी था कॉग्निटिव ट्रैक्स के बारे में, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि अपने बारे में, अपने पर्यावरण या अपने परिवेश के बारे में, अथवा अपने भविष्य के बारे में व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, उससे उसका डिप्रेशन या निर्धारित होता है। जब आप निगेटिवली सोचते हैं अपने बारे में, साथ में अपने परिवेश, अपने पर्यावरण के बारे में, और अपने भविष्य के बारे में कि मेरा कुछ हो नहीं सकता है, मैंने बोला ना लो सेल्फ स्टीम, और फ्यूचर आपको अनसर्टेनिटी है क्योंकि आपने उसके लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा तमाम तरह के हाँ सुनो सर, एक वर्ड बोले कि मन के हारे हार मन के जीते जीत, मतलब इस वर्ड से क्या जाता है संदेश कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और सेल्फ निगेटिव है तो आपका निगेटिव एनर्जी हो जाएगा, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कि आपका यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप चीजों को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हैंडल कर ले जाते हैं। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी लो सेल्फ स्टीम है, तो साधारण से साधारण परिस्थितियों में डिप्रेशन जैसे बीमारी के शिकार हो जाते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हाँ, थॉट्स पैटर्न भी व्यक्ति में डिप्रेशन उत्पन्न करता है। 5-6 प्रकार का उन्होंने बताया था बेक ने, जैसे कि आर्बिट्री इन्फ्रेंस, कि मतलब किसी भी बात का कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी हमने एक इन्फ्रेंस अपने बारे में ड्रॉ कर लिया। जैसे कि मान लीजिए किसी का हाई स्कूल में कम मार्क्स आया, उसी के आधार पर उसने ये विचारधारा ड्रॉ कर लिया कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, हमको नौकरी नहीं मिलेगी, माँ बाप मार के भगा देंगे, हम किसी काम के नहीं हैं। इसके बनस्पत यदि वो उसका क्या बोलते हैं सबूत खोजने जाए। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज है, लेकिन ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो और अच्छी चीज होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो अच्छी चीज नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले जाएगा मेनिया की तरफ ना। ओके, तो है ना कि समझ गए। चलिए ठीक है, तो आर्बिट्री इन्फ्रेंस का मतलब समझ रहे हैं कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के जो मन करे वो अपने मन से आपने विचारधारा बना लिया, वो आपको गलत है, मतलब इरेशनल एक तरीके से है। जब ऐसा करते हैं तो आपके डिप्रेशन के लिए एक फैक्टर हो सकता है। इसी प्रकार से है कि लगे भाई मेरा तो बहुत कुछ छूट गया, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, व्यक्ति हर चीज को अपने से जोड़कर देखने लगता है कि मेरा जो भी घर में हो रहा है सब मेरे, सब कुछ उत्तरदायी हम ही हैं। आंधी भी आ गया तो उसके भी उत्तरदायी हम ही हैं। ठीक है,
यदि आप सब कुछ अपने पर्सन से जोड़ने लगते हैं तो आप एक नेसेसरी अपने ऊपर बोझ लेने लगते हैं और ये बोझ से आप दब जाते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, हर चीज को अपने साथ जोड़कर देखने लगते हैं। डाइकोटोमस थिंकिंग, आइदर इफ और नॉट वाला, जैसे कि या तो हमको व्हाइट पसंद है या तो ब्लैक पसंद है, ठीक है, या तो फला व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है या तो बुरा है, कुछ और दूसरे बीच की स्थिति है ही नहीं है, या तो सर बहुत अच्छा पढ़ाएं या तो बहुत खराब पढ़ाएं, ठीक है। इस तरह की जब आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं तो भी डिप्रेशन आप में मतलब इसमें है, इसमें संभावना बढ़ जाती है। तो अब ये बात आती है कि जैसे कि हम अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बात कर ले। हमने सारे अप्रोच को थोड़ा ब्रीफ में आपको, क्योंकि समय बहुत कम था, हमने कोशिश किया कि आप तक पहुंचाएं। तो डिप्रेशन में देखिए ज्यादातर जो रोल होता है वो हम साइकोथेरेपी का होता है, बट दवाओं का हमको लगता है ज्यादा होता है क्योंकि केमिकल्स में डिस्टर्बेंस ज्यादा है। सेरोटोनिन का अमाउंट गिरा तो डिप्रेशन हुआ, एपिनेफ्राइन का गिरा तो डिप्रेशन हुआ, डोपामाइन के साथ भी उस तरीके से बहुत क्लियर नहीं है। तो इसके में ऐसी कंडीशन में हमें दवाओं का सेवन करना शुरू करना चाहिए। नो डाउट साइकोथेरेपी के साथ इसको दे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि यदि बाइपोलर की बात करें तो हम लिथियम थेरेपी देते हैं, ठीक है, लिथियम थेरेपी देते हैं। लिथियम थेरेपी से होता क्या है कि आपका जो नॉन एपिनेफ्राइन की मात्रा घट रही थी, ठीक है, कंट्रोल उसको करता है। लिथियम बेसिकली दिया जाता है एज ए मूड स्टेबलाइजर। जैसे मूड से घर में हम लोगों के इलेक्ट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजर है, बचपन में टीवी को भी स्टेबलाइजर होता है, तो मूड को भी स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइजर की जरूरत होती है। इसलिए दवा की कैटेगरी का ही नाम रखा गया मूड स्टेबलाइजर, जिसमें कि लिथियम है और एक तरीके से है कार्मोजेपिन है, सोडियम अल्पोरेड है, ये सारी दवाएं का नाम है जो कि आपके मेनिया को कंट्रोल करता है। बाइपोलर के साथ हम लोग को देखना, या कह लीजिए कि डिप्रेशन की जब हम दवा देते हैं तो उसको उस कैटेगरी को हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट देने के साथ कोशिश करना चाहिए कि मूड स्टेबलाइजर दे देना चाहिए। होता क्या है कि आपने दवा चलाया एंटी डिप्रेसेंट का, डिप्रेशन तो एक सप्ताह में ठीक हो गया या 10 दिन में ठीक हो गया, 1 महीने में ठीक हो गया, मगर व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। हो सकता है कि उसका डिप्रेशन से निकला और सीधे मेनिया के फेज में चला जाए, ठीक है। तो इस मेनिया को कंट्रोल करने के लिए हमको एंटी डिप्रेसेंट और साथ में हमको देना चाहिए कि मूड स्टेबलाइजर का भी कोई एक कॉम्बिनेशन दे देना चाहिए, ठीक है। और ये तो और अच्छा है, जिसको हम लोग एडजंक्ट थेरेपी भी कह सकते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट से दवा भी ले रहे हैं और साइकोथेरेपी भी आप ले रहे हैं। साइकोथेरेपी में जैसे कॉग्निटिव बैक थेरेपी हो गया, ठीक है, एलिस का है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। चलिए थोड़ा सा हम आपसे और बात कर लेते हैं, कुछ मिनट बचा हुआ है। एलिस का रेशनल इमोटिव थेरेपी, इसमें होता क्या है, जैसे कि किसी भी बिहेवियर को या किसी भी चीज को उत्पन्न होने के लिए कुछ एंटीसीडेंट होते हैं, मतलब कुछ कॉजेज होते हैं। एंटीसीडेंट से आपका बिहेवियर से आपका कंसिक्वेंसेस, ठीक है। ये चैनल चलता रहता है कि कोई कुत्ता को देखकर भागता है, भागकर बच जाता है या गिर जाता है, वो उसका परिणाम हुआ, ठीक है। तो आपको यदि निगेटिव एंटीसीडेंट आपको फेस करना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या बिहेवियर कर रहे हैं, पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे हैं, निगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। यदि निगेटिव एनर्जी है, उसको आपने निगेटिवली परसीव किया, सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट को, घटना को देख रहे हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं, तो परिणाम भी आपको डिप्रेशन में भी ले सकता है। तो इससे बचने के लिए होता है इफेक्टिव फिलॉसफी अपनाते हैं, ठीक है, या डिस्प्यूटेशन करते हैं। डिस्प्यूटेशन में 3 चीजें हम करते हैं। पहला है कि उस प्रॉब्लम के ओरिजिन को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ समस्या का वजह क्या है, ठीक है, डिटेक्शन हो गया। अब उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने बताया ना कि हाई स्कूल में यदि आपका खराब नंबर आया है तो ये कहाँ पे उसको आपको एविडेंस मिल गया कि आपका भविष्य खराब हो गया। बहुत सारे लोग हाई स्कूल फेल कर जाने के बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन के बाद अपने आप उन चीजों को डिस्प्यूट कर देते हैं, और उसके बाद आपकी जो फीलिंग होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये होता इसलिए भी लोग ऐसा मानते थे एलिस कि व्यक्ति जो होता है वो मानकर चलता है कि हमें दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। समस्या की एक वजह होती है कि हमको सिर्फ दूसरों का अप्रूवल, सर की शाबाशी के लिए ही अच्छा काम करना, ठीक है। दूसरा एजम्पशन कहता है कि यदि हम
अच्छा काम करने के बावजूद या कह सकते हैं कि दूसरों को हमें प्रेज करना चाहिए। यदि दूसरे प्रेज नहीं कर रहे हैं तो उनको दंडित करिए। यदि दूसरे हमको यदि अच्छा नहीं कह रहे हैं तो उनको दंडित करिए। तीसरा कहता है कि एजम्पशन की ये मुझे चाहिए, बाय हुक बाय क्रूक हमको ये मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलता है तो मेरी जिंदगी बेकार है। जब मेरी जिंदगी बेकार है तो डिप्रेशन तो होना ही है। ठीक है। दूसरा, जिस बैक थेरेपी के बारे में हमें आपसे थोड़ा उनके एजम्पशन के बारे में बताया कि क्यों क्यों होता है, तो हमने 4-5 तरह का एरर बताया आपको। इस एरर को खत्म करने के लिए तमाम तरह के होम असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, तमाम तरह के एक्सरसाइज दिए जाते हैं। ठीक है। लाफ्टर अटैक होता है तो लाफ्टर थेरेपी दी जाती है, आपको तो मेडिटेशन का सलाह दिया जाता है। ठीक है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं बचने के लिए। और किसी का कोई अब प्रश्न हो तो पूछिए, बहुत जल्दी तो खत्म करने का प्रयास किए हैं।